हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मैं सीए सुरेश पोद्दार वीएस क्लासेस जयपुर से आज आपके लिए लेके आया हूं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के बिट क्वेश्चंस। इसके दो पार्ट बेटा ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जा रहा है। उसके बाद आप ये पार्ट जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 में। सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 61, ये देखते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडवांस रूलिंग आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन। एडवांस रूलिंग हमने पढ़ा था कि भाई अगर किसी रेजिडेंट को, ठीक है, किसी नॉन रेजिडेंट के साथ डील करनी है या किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में कोई डील करनी है, ठीक है, या कोई नोटिफाइड एसएससी ये चाहता है कि मुझे पहले से पता चल जाए कि मेरे ऊपर क्या रेगुलेशंस लगने वाले हैं, तो वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से अपनी रूलिंग मांग सकता है, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, ठीक है, और आपको रूलिंग मिल जाती है। तो उसका जो पूरा प्रोसेस है वो कौन से सेक्शन में कवर होता है ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 245N से लेके 245V तक, ठीक है। इसमें लॉजिक बताने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि सेक्शंस तो आपको वैसे भी नाम याद रखने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एडवांस रूलिंग क्या होता है ये मैंने आपको जरूर बता दिया है। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। If the amount of income in respect of which penalty is imposed or imposable for the relevant year exceed rupees, then no order reducing or waiving the penalty under section 273A 273A1 किसका है, दो सेक्शन होते हैं 273A और 273AA। ये होता है वेवर ऑफ पेनल्टी के लिए कि अगर आपके ऊपर पेनल्टी लग चुकी है या लगने वाली है तो आप उसके वेवर के लिए कमिश्नर या पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं। shall be made by principal commissioner or commissioner except with the previous approval of the principal commissioner और चीफ कमिश्नर। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने अमाउंट से ज्यादा की इनकम हो कि प्रीवियस अप्रूवल रिक्वायर्ड रहेगी। प्रीवियस अप्रूवल कितने ऊपर से अमाउंट की लेनी होती है। तो बेटा ये मैंने आपको बताया हुआ है, अगर 5 लाख से ज्यादा का केस है, अगर 5 लाख से ज्यादा की इनकम का केस है तो उसमें प्रीवियस अप्रूवल लेनी होगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहे हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज empowered टू ग्रांट रिलीफ फ्रॉम द पेनल्टी टू द टैक्स पेयर इन द जीनियन केसेस। ठीक है, ठीक है, किस बात की रिलीफ है, पेनल्टी की। सच पावर इज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 273A एंड सेक्शन, अरे अभी तो बताया था बेटा दो सेक्शन है 273A एंड 273AA। तो पहला तो इन्होंने खुद ही दे दिया कि 273 तो हम बता रहे हैं, दूसरा कौन सा है तो बता दीजिए कि दूसरा सेक्शन है 273AA। ओके, ये दो सेक्शन में रिलीफ के पावर्स दिए गए हैं। ओके, बड़ा आसान था। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहे हैं। देखिए बड़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आराम से इनको करते जाइए, ये आपको एग्जाम में बड़ी मदद करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एज पर सेक्शन, मतलब कौन से सेक्शन के हिसाब से, व्हेन एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एसडीटी, याद है इंटरनेशनल टैक्सेशन में पढ़ाया था, इट्स कैरिड आउट बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेज द सेड ट्रांजैक्शन शुड बी कैरिड एट एएलपी। कौन से सेक्शन के हिसाब से जो एसडीटी एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में हुए हैं वो एएलपी पे होने चाहिए। कहने का मतलब है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के जो प्रोविजन है वो कहाँ है, तो बेटा वो है 92 में, वो है सेक्शन 92 सेक्शन। ये कहता है कि एसडीटी या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो कि एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में हुए हैं वो आर्म्स एंड प्राइस पे होने चाहिए, मतलब वो एक रीजनेबल प्राइस पे होने चाहिए। ये बात कौन सा सेक्शन कहता है, 92। ओके, चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92, अभी जो हमने बात करी ये सेम वाली, देखो ये सारे क्वेश्चन लिंक भी है कुछ, ठीक है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी होगा कि एक क्वेश्चन से आपके दूसरे का आंसर निकल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके चलना है। तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 विल अप्लाई ओनली इफ aggregate value of specified domestic transaction entered into by the taxpayer during the previous year exceed the sum HDT transaction पे
एएलपी के जो प्रोविजन है वो तभी लगते हैं जब उनकी वैल्यू एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा हो। याद है आपको कितना लिखवाया हुआ है आपको, ये 20 करोड़। कितना लिखवाया हुआ है? 20 करोड़ रुपए, मतलब 20 करोड़ से ज्यादा के हैं तो। पहले ये लिमिट 100 करोड़ हुआ करती थी, अभी ये 20 करोड़ है, तो हमारा आंसर रहेगा 20 करोड़। ठीक है, पहले ये लिमिट 100 करोड़ हुआ करते थे। अगर 20 करोड़ से ज्यादा के एसडीटी हैं तो ही एलपी प्रोविजन लगाने हैं, वरना एलपी प्रोविजन एसडीटी पे नहीं लगाने हैं। ओके, चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है सेक्शन, ऐसा कौन सा सेक्शन है जो डील विथ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस। कौन सा सेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस की मेथड ऑफ कंप्यूटेशन पे काम करता है? आपने को याद है हमने एक कप मेथड पढ़ा था, एक रीसेल प्राइस मेथड पढ़ा था आरपीएम, एक सीपीएम पढ़ा था कॉस्ट प्लस मेथड, एक प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ मेथड हमने पढ़े थे। तो ये सारे मेथड, टीएनएमएम मेथड पढ़ा था। तो ये सारे मेथड कौन से सेक्शन में आते हैं? तो बेटा सेक्शन है 92C। कौन से सेक्शन में आते हैं? 92C। 92 तो ये कहता है कि ट्रांजैक्शन एएलपी पे होनी चाहिए, और 92C एएलपी निकालने की मेथड्स बताता है आपको। ओके, क्लियर है बेटा? चलिए, तो दोबारा मैं ये लाइन पढ़वा देता हूं एक बार आपको। सेक्शन 92C डील्स विद द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एएलपी। ओके, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 67, आर्म्स लेंथ प्राइस इज टू बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग। कौन से मेथड से होती है? रीसेल प्राइस से होती है, यस रीसेल प्राइस से तो होती है। फेयर मार्केट वैल्यू मेथड, ऐसा कोई मेथड नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेथड, नहीं ऐसा भी कोई मेथड नहीं है। और इंडेक्स कॉस्ट इक्वेशन मेथड, ऐसा भी कोई मेथड नहीं है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए, रीसेल प्राइस मेथड। देखिए 3 गलत मेथड के नाम दे दिए और एक सही दे दिया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 3 सही दे दे, एक गलत दे दे और बोले कौन सा मेथड नहीं है। ठीक है, तो आपको मेथड के नाम पता होने चाहिए। चलिए आगे चल लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मतलब कि एपीए shall be valid for such a period not exceeding consecutive previous years as may be specified in the agreement। एपीए क्या होता है मैंने आपको बताया था कि बार बार एएलपी डिटरमाइन ना करनी पड़े, इसलिए एएलपी डिटर्मिनेशन के लिए एएलपी या मैनर प्रिस्क्राइब करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है जिसको हम कहते हैं एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एपीए। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एग्रीमेंट मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, 5 इयर्स। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस इसके डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए बड़े ही इजी क्वेश्चन आए, आगे देखते हैं। एज पर सेक्शन 194B, एज पर सेक्शन 94B इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्लेम बाय एन एंटिटी टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइजेस शेल बी रेस्ट्रिक्टेड टू, मतलब एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो लिमिट पूछी गई आपको। ठीक है, ऑफ इट्स अर्निंग बिफोर, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब ईबीआई टीडीए, इससे पहले जो प्रॉफिट है उसका कितना परसेंट, और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लेस, ये एक रूल होता है। तो इस रूल में से कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट बोला गया है? ठीक है, कितने परसेंट? तो 30% बेटा इसका आंसर रहेगा। आप क्या करते हैं? 30% ऑफ ईबीआई टीडीए और एक्चुअल इंटरेस्ट विच एवर इज लेस, ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि ये कितना परसेंट है, तो आप कितना बताएंगे? 30%। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहे हैं? इफ एनी पर्सन फेल्स to keep and maintain any such information and documents as required by section 92D in respect of international transaction, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद है आपको? और specify domestic transaction, the assessing officer or commissioner appeals may direct that such person shall pay by way of penalty। पेनल्टी का जो हमारा बेटा चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10, याद है आपको? उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या एसडीटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, आप लाइबल और आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो इन दैट केस आपके ऊपर कितनी पेनल्टी लगती है?
2% of the value of international transaction और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इंटर इनटू बाय सच पर्सन। जितने आपने ट्रांजेक्शन किए उसके 2% के बराबर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। ठीक है, दो पेनल्टी ऐसी बताई थी मैंने आपको सेम, एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की और एक आपसे डॉक्यूमेंट मांगे गए आप फर्निश नहीं करते हैं उसकी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं पर जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पढ़ने आपको सारे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वैसे भी प्रोफेशनल कोर्स में बेटा कभी भी सिलेक्टिव स्टडी ना करें। ठीक है, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन से चैप्टर हम ज्यादा करें, कौन से कम करें, कौन से छोड़ दें। कभी नहीं, ऐसा कभी ना पढ़ें। आप पूरा सिलेबस पढ़ें। प्रोफेशनल एग्जाम का यही तो सबसे खास बात है कि आप वहां पे कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ओके चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन मीन्स, जो हम बोलते हैं ना कप मेथड में, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड और अनकंट्रोल्ड प्राइस का मतलब हम अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन की प्राइस लेते हैं। तो पूछा गया अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन बिटवीन, किसके बीच के ट्रांजेक्शन हमें चाहिए जो कि अनकंट्रोल्ड कहलाएंगे, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरप्राइजेज अदर देन एसोसिएट, बिल्कुल अगर एसोसिएट प्राइजेस इंटरप्राइजेस के अलावा कोई ट्रांजेक्शन हुए तो वो अनकंट्रोल्ड ही है। एसोसिएट वाले तो नहीं होंगे। एनी इंटरप्राइजेस, नन ऑफ द अबव, नहीं। हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो रहेगा इंटरप्राइजेज अदर देन एसोसिएट इंटरप्राइजेज। जाहिर सी बात है जो इंटरप्राइजेज आपस में एसोसिएट नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी प्राइस क्या होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगी, तो इसलिए हम उसको अनकंट्रोल कह सकते हैं। ओके आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर सेक्शन 92D, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी इसकी पेनल्टी, shall be kept and maintained for a period of from the end of the relevant assessment year। कितने साल तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है? तो इसका आंसर रहेगा बेटा 8 साल। इसका आंसर रहेगा 8 साल। 8 साल तक आपको वो डॉक्यूमेंट सारे मेंटेन करके रखने होते हैं। ओके ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(1)। देखिए पहली बात तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूंगा कि 143(1) में जो होता है वो इंटीमेशन होता है, जो हमें प्रोसेसिंग की जाती है ना, जो हमारी रिटर्न सीपीसी जाती है वहां पे हमारी रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है और वहां से हमें एक इंटीमेशन भेजा जाता है कि आपकी रिटर्न हमें मिल गई है और हमने उसी प्रोसेस कर लिया है। ये कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, ये कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(1) लिखना आई थिंक ठीक नहीं है, फिर भी ठीक है जो भी लिखा है। कैन बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ, तो इंटीमेशन हमारे पास कितने टाइम में आता है और ये प्रोसेस कितने टाइम में हो जाती है ये पूछा गया है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा था कि जो हम रिटर्न सीपीसी भेजते हैं वो प्रोसेस हो जाती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न फाइल, जिस साल हमने रिटर्न भरी है उस साल के खत्म होने से 1 साल के अंदर अंदर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है। अंडर सेक्शन 143(1) में आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पे सारे ऑप्शन 4 साल के हैं तो हम कहेंगे नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई ऑप्शन वैलिड नहीं है। ओके आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74? आई होप ये एमसीक्यू आपकी मदद कर रहे होंगे। ठीक है, और आपके जो भी कोई सजेशंस हो, ठीक है, वो भी आप हमें भेज सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। आप वहां से मेरे नंबर लेके मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक इज नॉट रेक्टिफाइबल अंडर सेक्शन 154। आपको याद है 154 किसका है? रेक्टिफिकेशन। ये है बेटा रेक्टिफिकेशन का। और ये सिर्फ वही गलती
ये वही गलती को रेक्टिफाई करता है जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो, ठीक है, जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो, इसका मतलब जिसपे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है, नो आर्गुमेंट वाली पॉइंट है, ठीक है, उन गलतियों को ही ये रेक्टिफाई करता है, अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को करता है। तो यहाँ पे बोला विच इज नॉट ए मिस्टेक, ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो रेक्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। क्या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक अगर गलत लिखा है तो उसको रेक्टिफाई करवाया जा सकता है? नहीं। क्लरिकल मिस्टेक को नहीं। डबल टैक्सेशन रिलीफ उसमें दी जा सकती है? नहीं। मतलब इनमें से कोई भी ऐसी गलती नहीं है जिसको रेक्टिफाइबल करवाया जा सकता हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। इसकी लैंग्वेज में क्या है कि आपको ये लग रहा होगा, तो इसकी लैंग्वेज से आपको क्या लग रहा होगा कि कौन सी मिस्टेक रेक्टिफाइबल नहीं है, तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था, ये तीनों ही रेक्टिफाइबल नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। या फिर हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि तीनों ही नहीं है इसलिए बोला गया है, ठीक है, पर तीनों ही नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। सिर्फ ऐसी गलती जो डॉक्यूमेंट को देख के ही, उन रिकॉर्ड को देखते ही पता चले कि हाँ ये गलत है, तो ही उसको ठीक करवाया जा सकता है, वरना 154 में रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। आगे देख लेते हैं, लेवी ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 234E फॉर डिले इन फाइलिंग। 234E किसका सेक्शन है, सिर्फ इतना सा पूछा है। बेटा 234E में टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न अगर लेट फाइल की जाती है तो उसकी पेनल्टी है, हमें पता है, उसकी लेट फीस है, क्या है, तो रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, बस सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न। अगर इसको भरने में डिले होता है तो 234E एप्लीकेबल होता है, ओके। चलो आगे चल लेते हैं, इनकम ऑफ डिसेबल्ड फिजिकली डिसेबल्ड माइनर चाइल्ड। अगर कोई माइनर चाइल्ड फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसकी इनकम क्लब विथ पेरेंट्स नहीं। आपको याद है क्लबिंग प्रोविजन जब हमने पढ़े थे तो हमने कहा था कि 3 इनकम माइनर चाइल्ड के केस में बोल रहा हूं मैं, कि या तो उसने मैनुअल वर्क से पैसा कमाया हो, या उसने स्किल से पैसा कमाया हो, और या फिर वो डिसेबल्ड हो। तो ये तीनों इनकम क्लब नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि बच्चा डिसेबल्ड है, इसका मतलब नो क्लबिंग, क्लबिंग तो नहीं होगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड, यस, क्लबिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम टैक्स फ्री है, ठीक है, टैक्सेबल तो है, तो माइनर चाइल्ड खुद देगा, एग्जेम्प्टेड नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा टैक्स इन द हैंड्स ऑफ माइनर चाइल्ड, ओके। आगे देख लेते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44AD। 44AD जो अगर 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं है तो आप 6% डिजिटल ट्रांजैक्शन में और 8% कैश ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट बता सकते हैं, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी और अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। द ऑप्शन ऑफ असेसी इफ टर्नओवर इज, अच्छा यही पूछा है, टर्नओवर ही पूछा है, तो सिंपल मैंने अभी बताया आपको, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो ही आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, वरना आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते हैं। नॉट मोर देन 2 करोड़, ठीक है, तो ही आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके जितने भी सिलेबस में ये मॉनेटरी लिमिट्स होती है ना, मैक्सिमम अमाउंट या टर्नओवर इतना होना चाहिए, या ये आप ध्यान रखें, इनमें बहुत ज्यादा एमसीक्यूज या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, पेनल्टी अंडर सेक्शन 271(1)(c). आपको याद है जब मैंने चैप्टर 10 पढ़ाया था तो बताया था 271(1)(c) के बारे में कि ये पेनल्टी पहले लगा करती थी, अभी नहीं लगती है ये, ठीक है। ये कंसीलमेंट पेनल्टी है, मतलब अगर आपने कोई इनकम छुपाई है, ठीक है, कोई इनकम छुपाई है तो 100% से लेके 300% तक आपके ऊपर पेनल्टी लगती थी, ठीक है। पर इसकी जगह नया सेक्शन आ गया, सेक्शन 270A, ठीक है, और जिसके अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई, अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग, याद है, ठीक है, जिस पे 50% एंड 200% इस तरीके से पेनल्टी चार्ज की। तो ये सेक्शन हट चुका है और ये क्वेश्चन भी आपके किसी काम का नहीं है। पहले इसका आंसर हुआ करता था सी, 100 to 300% ऑफ टैक्स सॉट टू बी एवेडेड, ठीक है, ओके, जितना टैक्स चुराया उसका 100 से 300% तक,
पर अभी तो ये सेक्शन ही काम का नहीं रहा है आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा तो 270 ए के ऊपर आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिसीव्ड बाय ए ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। लो जी, गवर्नमेंट का ही ट्रस्ट और गवर्नमेंट से पैसा मिला, तो बताओ खुद ओनर से ही अगर कोई पैसा मिल रहा है तो क्या वो इनकम है? नॉट एन इनकम, पार्ट ऑफ इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम या नन ऑफ द अबव? हम कहेंगे नॉट एन इनकम। गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाया और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी तो वो उस ट्रस्ट के लिए इनकम नहीं मानी जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। डबल टैक्सेशन रिलीफ इज अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ, डबल टैक्सेशन रिलीफ किस बेसिस पे अलाउ होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एकदम सेम लाइन मैं पढ़ाए हुए तो देखो सारे ही हैं, मैं सिर्फ उन बातों के लिए कह रहा हूँ जो एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ाया हुआ है ना, सेम लाइन, इसलिए। तो टीआरसी, डबल टैक्सेशन के रिलीफ के लिए टीआरसी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, ठीक है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, इसके बेस पे डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैन कार्ड और आधार कार्ड वो तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, वो तो सारे ही एसएससी को रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। टीआरसी, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के बेस पे ही ये पता चलेगा कि आप दो कंट्री में टैक्सेबल हो रहे हैं, ठीक है, और किस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं, उसके हिसाब से ही आपको डबल टैक्सेशन रिलीफ मिलेगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहे हैं। ICDS is applicable if assessee is maintaining the books of accounts under case basis, mercantile basis, hybrid system और none of the above। तो देखिए ICDS की हम बात करें तो सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 में हमने इसको पढ़ा था और ये बेटा सारे एसएससी पे हमने कहा था एप्लीकेबल है, ऑल एसएससी, ठीक है, एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनकी ऑडिट नहीं होती है, नो ऑडिट, ठीक है। उसके अलावा हमने कहा कि वही एसएससी पे लगेगा जो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ ये और कहा कि दो ही इनकम पे लगेगा, बीएनपी इनकम और अदर सोर्स की इनकम। अब इनमें से देखो तीनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि कौन से एसएससी पे लगता है, कौन से अकाउंटिंग सिस्टम पे लगता है और कौन से हेड्स ऑफ इनकम पे लगता है, ठीक है। तो ये आपके लिए तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तीनों बताए हैं और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मर्केंटाइल सिस्टम, ठीक है। मतलब जो एसएससी केस बेसिस फॉलो करते हैं उनके ऊपर आईसीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहे हैं। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न भरने के लिए टाइम लिमिट क्या है बेटा? बिलेटेड रिटर्न कवर होता है हमारा सेक्शन 139(4) के अंदर। किसमें होता है? 139(4) के अंदर होता है, ठीक है। क्या कह रहा है 139(4)? ये देख लो आप, विद इन असेसमेंट ईयर, यस वैसे तो असेसमेंट ईयर के अंदर ही भरनी होती है, पर एक वर्ड और इसमें जोड़ते हैं, वो देख लेते हैं। विद इन 1 ईयर, विद इन द ईयर असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। within the 1 year from the end of the assessment year or before completion of assessment whichever is earlier none of the above। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले ना ये वाला टाइम हुआ करता था 1 year from the end of assessment year or completion of assessment whichever is earlier। बाद में इस टाइम को रिड्यूस कर दिया गया और कहा गया कि असेसमेंट ईयर खत्म होने तक या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक, जो भी पहले हो जाए। तो हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा बी, विद इन द असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 के लिए, तो इसकी जो रिटर्न है वो हम असेसमेंट ईयर, इसका मतलब लास्ट टू लास्ट असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 2020-21 और ये लास्ट टू लास्ट हम भर सकते हैं 31 मार्च 2021 और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट whichever is earlier, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा बी, पहले ये होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है ये भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है अपील टू द हाई कोर्ट, अपील टू द हाई कोर्ट इज पॉसिबल इफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व, नहीं।
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तो ITAT तक ही जाता है। ITAT को फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी कहते हैं और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वहीं तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ यस, और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यस, तो हम कहेंगे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। हाई कोर्ट में आप अपील तभी कर सकते हैं जब आपके मैटर में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। अगर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का केस है आपका, तो ITAT इज द फाइनल अथॉरिटी। ओके, ये मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने पढ़ा था, तो स्पेशली बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, इसलिए। चलिए, द फॉलोइंग लॉस इज नॉट अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड। कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड नहीं है? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस फ्रॉम रनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्स रेस कैमल कर सकते हैं। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होता। अदर सोर्स के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। काफी लोगों को हो सकता है ये बात पता ना हो, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा उन्हीं को पता होगी। अदर सोर्स के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। सेट ऑफ हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। इनकम रेफर्ड अंडर सेक्शन 9(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। 9 सेक्शन किसका है? इनकम अराइज इन इंडिया का है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? टैक्स नॉट टैक्सेबल, नहीं, टैक्सेबल है, बिल्कुल है। टैक्सेबल बट एलिजिबल फॉर डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन की रिलीफ क्यों मिलेगी? इस पे फॉरेन में टैक्स थोड़ी लगा होगा अराइजिंग के बेस पे, नहीं, ठीक है। टैक्सेबल एंड नॉट एलिजिबल फॉर डबल टैक्सेशन, यस, हमारा आंसर हो जाएगा सी। टैक्सेबल है इंडिया में और डबल टैक्सेशन रिलीफ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो अराइज इन इंडिया है, ठीक है। अराइज आउटसाइड इंडिया होती है और इंडिया में मिलती है, तब तो डबल टैक्सेशन लग जाता है कि इंडिया में तो रिसिप्ट बेसिस पे लग गया और वहां पे अराइज होने की वजह से लग गया, ठीक है। पर इसमें नहीं होगा और टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। नंबर 86 क्या कह रहे हैं? इनकम ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी इज चार्ज्ड। क्या लिखा है? इनकम ऑन विच इक्वलाइजेशन लेवी इज चार्ज, चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स, नॉट चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स, नॉट एन इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और नन ऑफ द अबव। भाई इक्वलाइजेशन लेवी तभी लगेगी ना जब वो इनकम चार्जेबल है, टैक्सेबल है। कहाँ टैक्सेबल है? इनकम टैक्स में। अगर वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल ही नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पड़ी है उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की, ठीक है। तो हो जाएगा चार्जेबल अंडर दी इनकम टैक्स। देखो ये जनरली इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट जो होता है ना, गूगल, फेसबुक या इंस्टाग्राम, या इनसे कोई मार्केटिंग करते हैं हम, तो 1 लाख से ज्यादा की अगर हम मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट हम करते हैं, तो 6% के रेट से हम पे इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। मतलब हमें 6% टैक्स उसका जमा करवाना होता है, जस्ट लाइक TDS, ठीक है। तो इनकम टैक्स का लॉस हो रहा था तभी तो इसको लगाया गया, तो जाहिर सी बात है ये इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है द रेट ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मतलब मैट, फॉर यूनिट लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC। जब मैंने आपको असेसमेंट ऑफ कंपनी बताया था तो मेट की 2 रेट बताई थी। एक बताई थी 15% जो कि अमेंडेड है, पहले 18.5% हुआ करती थी, ठीक है, जो कि घट के हो गई 15%। और अगर यूनिट IFSC है, लोकेटेड है, तो 9% की रेट मैंने आपको स्पेशल बताई हुई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 9%। ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC, ये किसके लिए? ये एलिजिबल स्टार्टअप के लिए, जो आप नया स्टार्टअप करते हैं उसके लिए है। 100% फॉर कितने साल के लिए प्रॉफिट 100% टैक्स फ्री होता है? डिडक्शन कितने साल मिलती है? तो बेटा ये मिलती है 3 साल आउट ऑफ 7 ईयर, 3 इयर्स आउट ऑफ 7 ईयर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 इयर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टैक्स पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी अंडर सेक्शन 115BA कितनी है? 25%, 29%, 30% और नन ऑफ दी अबो। तो बेटा आंसर रहेगा हमारा 25%। पहले ये रेट 29 हुआ करती थी ओल्ड, पर बाद में इसको अमेंड कर दिया गया 2017 के बाद से, इसमें कुछ कंडीशन डाल दी गई और उसके हिसाब से ये रेट हो गई 25%, ठीक है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर 2017-18 का टर्नओवर
डज नॉट एक्सीड्स ₹400 करोड़, तो 25% रेट लगेगी। ये उसी की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे 25% की रेट है। ओके, पहले 29 हुआ करती थी, पर अब जो लेटेस्ट ऑप्शन आपके पास आएगा तो 25 ही आपको आंसर करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। Which of the following company is not liable to pay MAT under section 115 JB? मतलब MET कौन सी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा एक क्वेश्चन कल भी आया था, इसके शायद पार्ट 2 में भी आया था। दो कंपनी पे ये नहीं लगता है, एक जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में लगी हुई होती है, और दूसरा ऐसी कंपनी जो टनेज टैक्सेशन के अंदर आती है। ठीक है, टनेज टैक्सेशन का मतलब कैपेसिटी के ऊपर जो टैक्स पे करती है। इन दो कंपनी के ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग टनेज टैक्स कंपनी। ठीक है, मैट दो कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है बेटा, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और ऐसी कंपनी जो टनेज टैक्सेशन में आती है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कुछ और सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ये ना पूछना पड़े कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। काफी बच्चों के कमेंट आते हैं सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।